हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा है, प्लेन मिरर से कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा है। आज जो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 में जो हमारा गोल है बेटा, वो है बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नेल्स लॉ, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वाली चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। रिफ्रैक्शन से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वाली चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए है क्योंकि मुझे कहीं थोड़ा अर्जेंट काम से, वैसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा अर्जेंट किसी और प्रॉब्लम की वजह से मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, ठीक है। आइए बहुत सिंपल सा एक केस देखते हैं। एक सवाल है, इससे सवाल से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले रिफ्रैक्शन का समझ लेते हैं कि जब भी किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, ध्यान सुनिएगा, जब भी किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड, उसका वेलोसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होता है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ठीक है साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितनी है, 1.5। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम इज इतना। किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो बेटा c बाई म्यू के रेशियो में होता है, या आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में कांस्टेंट रहता है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसमें स्पीड ऑफ लाइट v बराबर एयर में स्पीड ऑफ लाइट c, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा 1। एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है 1, ये ग्लास का दिया हुआ है 1.5। तो यहां पे v बराबर हो जाएगा बेटा c बाई म्यू, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बटा म्यू 1.5 है, 3 बाई 2 लिखेंगे, 2 पर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो गया कि फास्ट हो गया। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम में लाइट जाता है उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो होता जाता है। अब बोलेंगे इसे तो बहुत आसान सवाल है, कर लेनी चाहिए, बोर्ड में ऐसे ही एक नंबर के सवाल आते हैं। बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा, तभी तो बड़े सवाल आप आराम से कर पाओगे। आओ बढ़िया सवाल भी कराते हैं रिफ्रैक्शन पे बेस, बढ़िया सुंदर। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ऑफ थिकनेस 90 सेंटीमीटर इन टाइम t1। 90 सेंटीमीटर थिकनेस है इसका, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसको क्रॉस करने में t1 टाइम लगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इफ इट टेक्स t2 टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस का वाटर मीडियम है, देखो वाटर, सेम डिस्टेंस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सेम डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, इसमें टाइम लगा t2। देन वैल्यू ऑफ t1 माइनस t2, मतलब दोनों ही टाइम निकाल के उसका हमें डिफरेंस देखना है। अब कहने को तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में एक्स्ट्रा चीजें लिख दी है और दो बार कैलकुलेशन करना है। बताओ एक बार आराम से सोच के बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। अब यही फॉर्मूला इस केस में लगाऊंगा तो टाइम t1 बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d1 स्पीड v1 लिखेंगे क्योंकि पहला मीडियम है, और यहां पे होगा आपका t2 बराबर सेम डिस्टेंस है और स्पीड होगा v2। d1 d2 थिकनेस सेम है, आपसे पूछा है t1 माइनस t2, तो चलिए t1 माइनस t2 निकाल लेते हैं। t1 माइनस t2 बराबर, t1 की वैल्यू d1 बाई वी, d2 बाई वी, और डिस्टेंस सेम है तो d बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2। और किसी भी मीडियम में जो स्पीड होता है वो c बाई म्यू होता है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा c बाई म्यू, तो c बाई म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, d म्यू ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे c, तो μ1 बाई सी माइनस μ2 बाई सी, c को भी बाहर निकालो, d बोलो कितना था, d 90 सेंटीमीटर, तो इसको लिखोगे 90 बाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। हाँ सर, c बाहर निकल जाएगा, हाँ तो c को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और μ1 माइनस μ2 अंदर बचेगा, μ1 बोलो ये 3/2, ये 4/3, 3/2 माइनस 4/3, ये कुछ एक्सप्रेशन आया। चलो भाई 90 को 3 से कैंसिल करो तो ऊपर 30 आ जाएगा, हाँ सर ऊपर 30 आ जाएगा, बटा नीचे 100 और 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर माइनस 10 आ जाएगा, इनटू एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, 3 3 9 4 2 8, अच्छा तो 9 माइनस 8 तो एक आ जाएगा, हाँ
तो आ गया 30/6 गुना 1, 10 का पावर प्लस 10 हो रहा है, नीचे प्लस 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -10। अब 30/6 5, 5 × 10⁻⁻10 इतना आ रहा, 5 × 10⁻⁻10 ये आंसर है। कर लेना चाहिए भाई, अच्छा सवाल है, समझ आया? लेंदी हो गया सर, तो भाई तू खुद लिख लेना अरेंज करके। नेक्स्ट देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, लाइट आवाज आ रहा है ना? हाँ। रे ऑफ लाइट टेक्स 10⁹ सेकेंड, रे ऑफ लाइट takes 10⁹ second to cross a glass slab of refractive index 1.5, then thickness of the glass slab will be, thickness of the glass slab will be। तो भाई मेरे एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5, तो यहां पे स्पीड हो जाएगी c/μ, c 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू होता है बेटा 3/2 दिया है, 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे कट गया, 2 × 10⁸ स्पीड आ गया। और थिकनेस पूछा है, तो डिस्टेंस जो लाइट यहां से यहां तक ट्रेवल करके गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 2 × 10⁸, टाइम बोलो, टाइम है 10⁹, तो 10⁻⁹ सेकेंड एक्चुअल में है, ये मिसप्रिंट है। 10⁹ सेकेंड में लाइट कहां से कहां चला जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे कहां से कहां पहुंच पाएगा, वो नैनो सेकेंड था, 10⁹ सेकेंड, 10⁹ तो ये 2, 10⁸, 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻1 बचेगा, मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। फील है भाई? नेक्स्ट देखो, टाइम टेकन बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ एयर, टाइम टेकन बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर इज 9 × 10⁻⁻6 सेकेंड। कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो d डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसमें? एयर में, एयर में मान लो कि d डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको टाइम इतना लगा है, टाइम इतना लगा है 9 × 10⁻⁻6। द टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस d इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3। स्क्रीन पॉज करके खुद करो, स्क्रीन पॉज करके खुद करो। किसी लाइट को पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा है एयर में, किसी लाइट को पर्टिकुलर डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा है एयर में, उतना ही डिस्टेंस वाटर में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा सवाल है, क्यूरियस सवाल है, कैसे करेंगे बताइए? सर एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस और एयर में डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, तो इसका स्पीड v1, इसका टाइम t1 बराबर इसका स्पीड v2 इंटू टाइम t2। सर इस डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हाँ, एयर में स्पीड क्या होता है सर? c, और टाइम क्या है? ये दिया है सर 9 × 10⁻⁻6 बराबर इस मीडियम में स्पीड क्या है सर? c/μ, स्पीड क्या होता है? c/μ, तो c और म्यू की वैल्यू नीचे 4/3 इंटू टाइम t2 हमें चाहिए, तो c से c तो कट गया, ये एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा, तो t2 बराबर आ गया 9 × 4/3 इंटू 10⁻⁻6, तो 9/3 क्या हो जाएगा? 3 और 4 3 12, 12 इंटू 10⁻⁻6, -6 मतलब माइक्रो, 12 माइक्रो सेकेंड। और ये बड़ा आसानी से 2 ही लाइन में किया। कई बच्चे इसको मजदूरी से कैसे करते हैं कि अच्छा इतना टाइम लगा है एयर में स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट पता होता है, तो डिस्टेंस निकाल दिया। काहे निकाल रहा है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, फिर इतना ही डिस्टेंस में डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके फिर टाइम निकालेंगे। महाबुकलोल, इसमें डिस्टेंस सेम है तो दोनों का इक्वेशन लिखे डिस्टेंस का बराबर कर देना, बुझाया? ठीक है, तो बेसिक स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल के बेसिस पे सवाल हो गया, सवाल हो गया? हाँ सर सवाल हो गया। आओ, अच्छा मान लो कि लाइट वेव है, हाँ सर उसका वेव नेचर भी होता है, और एक वेवलेंथ में लाइट कितना लेंथ मतलब कितना डिस्टेंस चलता है? एक वेव फॉर्म में लाइट लैम्डा डिस्टेंस चलता है, एक वेवलेंथ। अगर मान लो यहां से यहां तक 2 वेव बना तो कितना लेंथ होगा सर? 2 लैम्डा होगा। 3 वेव बना तो 3 लैम्डा होगा। 4 वेव बना तो 4 लैम्डा होगा। 5 वेव बना तो 5 लैम्डा होगा। n वेव बना तो n लैम्डा होगा। अगर मैं मानता हूं कि लेट नंबर ऑफ वेव बना है इन x डिस्टेंस इज n, x डिस्टेंस में n वेव बना है,
n वेव बना है। एक वेव बनता तो लेंथ होता लेमडा, दो वेव बनता तो 2 लेमडा, तीन वेव बनता तो 3 लेमडा, n वेव बना तो क्या होगा सर n लेमडा। कहां बना है x में, तो n लेमडा बराबर x, तो n बराबर हो जाएगा आपका x बाई लेमडा, n बराबर हो जाएगा आपका x बाई लेमडा, n बराबर हो जाएगा आपका x बाई लेमडा। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये तो सही समझ में आ रहा है, n बराबर हो जाएगा x बाई लेमडा। देन वेवलेंथ डिपेंड्स, हाँ तो ये आ गया तुम्हारा वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ। क्लियर है? इस पे सवाल करा दो सर, आओ सवाल कराते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेव इन वाटर, इन एयर लिख लेता हूं, इन एयर, एयर, टोटल नंबर ऑफ वेव इन एयर in 3 meter if wavelength of light is 600 नैनोमीटर। चलो लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है तो 3 मीटर लेंथ में कितने वेव बनेंगे बता दो। इजी है, नहीं है क्या? नहीं है तो सही, करो होगा। इजी तो है। टोटल नंबर ऑफ वेव इन एयर, मान लिया हमने टोटल नंबर ऑफ वेव इन एयर निकालना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेव इन एयर इन 3 मीटर लेंथ इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 600 नैनोमीटर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि एक वेव जब बनता है तो टोटल लेंथ लेता है लेमडा, दो वेव बनता है तो 2 लेमडा, तीन वेव बनता है तो 3 लेमडा, n वेव बनेगा तो n लेमडा लेंथ लेगा और वो लेंथ को हम x बोल देते हैं। अब बोला है कि 3 मीटर में, कितने मीटर में? 3 मीटर में, तो डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, कितने वेव बनेंगे? तो n बराबर हो जाएगा x बाई लेमडा, x है तुम्हारा 3 मीटर डिवाइडेड बाई 600 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर 9 मीटर। 600 नैनोमीटर का मतलब था 600 नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9। ठीक है, अब ये 6 है, ठीक है, तो 3 से 600 को काटोगे तो क्या लिख सकते हो सर? 200 सही बात है ना, 3 को 600 से काटोगे तो क्या लिख सकते हो? 200। ठीक है, तो नीचे 200 रहने दो, ऊपर ले जाओ तुम 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, क्या मैं इसको 1000 लिख सकता हूं? सो मतलब 10 टू द पावर 3 बाहर निकाली, हाँ तो बचेगा 10 टू द पावर 6 बटा 200। ये 00 से 00 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वेव टोटल बनेंगे। सर ये तो मिलियंस ऑफ वेव हो गया, तो मिलियंस ऑफ वेव बनेगा। 3 मीटर बड़ा लेंथ है, वेवलेंथ सिर्फ 600 नैनोमीटर है। अच्छा तब तो ये आ गया सर, तो और क्या कह रहा था मैं? इजी है। अब उसका थोड़ा बढ़िया सवाल कैसा बन सकता है, थोड़ा बढ़िया सवाल कैसा बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है बेटा 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम इन अ वैक्यूम। When a light of wavelength 5000 angstrom in a vacuum travels a same thickness in glass and water, the difference in the wave number is 400. Find thickness. अच्छा सवाल, लगा दिमाग लगा, अरे कहाँ करना करो। When light of wavelength 5000 एंगस्ट्रम का मतलब है, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 का पावर -10, मतलब लाइट की वेवलेंथ दे दिया है 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम होता है 10 का पावर -10 मीटर। इन वैक्यूम, कहां पे? वैक्यूम। ट्रेवल्स थ्रू सेम थिकनेस इन ग्लास एंड वाटर, तो वही सेम थिकनेस इन ग्लास एंड वाटर, तो थिकनेस मान लो तुम कुछ d, यही d थिकनेस ग्लास में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, और सेम थिकनेस में वाटर में गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो उन दोनों में डिफरेंस इन द वेव नंबर, मान लो इसमें n1 वेव बने हैं d डिस्टेंस में और इसमें n2 वेव बने हैं d डिस्टेंस में, तो वेव नंबर का डिफरेंस मुझे क्या पता है? 400। तो थिकनेस क्या होगा ये बताओ। चलो एक बात बताओ, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है सर? वेव नंबर होता है n1 बराबर ये डिस्टेंस d बटा लेमडा वेवलेंथ, dy वेवलेंथ ही तो होता है,
हुआ। तो इसमें वेवलेंथ हो गया मान लो लेमडा 1, डिस्टेंस तो सेम ही है तो ये टाइम देते। इसमें नंबर ऑफ वेव होगा, डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस है बाई लेमडा 2, और n1 माइनस n2 का डिफरेंस तुम्हारा दिया है 400। ठीक है, n1 माइनस n2 का डिफरेंस दिया है 400। n1 की वैल्यू बोलो d बाई लेमडा 1, d कॉमन निकाल लो भाई, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू 400। यही तो है, ये गिवन है। हाँ सर। अब लेमडा 1 है वेवलेंथ इन ग्लास और लेमडा 2 है वेवलेंथ इन वाटर। अब ग्लास एंड वाटर में वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? चलो वेवलेंथ की वैल्यू समझते हैं। यहां देख भाई, v इज इक्वल टू लेमडा एफ हमने पढ़ा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाँ सर, ये हम जानते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू? अरे भाई मेरे, v बराबर लेमडा एफ होता है जहां पे एफ फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू होता है। हाँ, तो लेमडा इंटू म्यू को मैं क्या कहूंगा? कांस्टेंट कहूंगा। लेमडा इंटू म्यू को मैं क्या कहूंगा? कांस्टेंट कहूंगा। कांस्टेंट कितने के बराबर है? तो ये नहीं पता। अच्छा, तो लेमडा 1 को मैं लेमडा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? मुझे ये अगर मान लो निकालना है तो लेमडा, अच्छा एक बात बताओ, v बराबर लेमडा इंटू एफ होता है। लेमडा बराबर हो जाएगा v बाई फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, v को मैं क्या लिख सकता हूँ? v को लिख सकता हूँ c बाई म्यू। लेमडा बराबर हो जाएगा, v को क्या लिख सकता हूँ? c बाई म्यू इंटू एफ। हमें पता है लाइट और वेवलेंथ इतना इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेवलेंथ पता है। अच्छा हाँ, तो हो तो गया ना, वैक्यूम में वेवलेंथ पता है। सही तो है यार, सही तो है, सही तो है। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, देख हिंट दे देता हूँ। v बराबर होता है लेमडा एफ, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो लेमडा इंटू म्यू कॉन्स्टेंट होगा। हाँ सर, लेमडा इंटू म्यू कॉन्स्टेंट है। अब एयर के लिए लेमडा कितना है? 5000 सर। एयर के लिए लेमडा कितना है? 5000। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में क्या होता है? 1 बराबर। किसी मीडियम का लेमडा कितना होगा? तो मीडियम का लेमडा मान लो इसमें लेमडा 1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ1। किसी दूसरे मीडियम का क्या है? लेमडा 2 इंटू μ2। तो यहां से मैं लेमडा 1 को क्या लिख सकता हूँ? 5000 बाई μ1। लेमडा 1 को क्या लिख सकता हूँ? 5000 बाई μ1। तो डी हो जाएगा, लेमडा 1 को लिख सकता हूँ मैं 5000 एंगस्ट्रम, मतलब 10 का पावर माइनस 10। लेमडा 1 को लिख सकता हूँ 5000 बटा μ1, तो बटा μ1 ऊपर चला जाएगा। माइनस लेमडा 2 को क्या लिख सकता हूँ सर? सेम 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ऊपर में आ जाएगा आपका μ2 बराबर 400। ये रिलेशन बना, तो ये टर्म तो बाहर ही आ जाएगा। हाँ, डी हमें निकालना है तो ठीक है भाई, डी बटा 5000, 5 पे 3 जीरो है, 5 पे 3 जीरो, 5000 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ये है तुम्हारा 3/2, वो है 4/3। तो 3/2 माइनस 4/3 बराबर 400। यहाँ पे 3 दूना 6, तो 1/6 सॉल्व करके आ जाएगा। हाँ, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 400 गुना 5000 इंटू 10 का पावर माइनस 10 गुना 6। 5 चौक 20, अरे भाई सॉरी, चल 5 छक 30, 5 छक 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120। हाँ, तो 120 और ये 3 और 2 5 जीरो, मतलब 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर माइनस 10। तो ये 1 जीरो और हो जाएगा, 10 का पावर 6 घटा दूँ 10 का पावर 4, 10 का पावर माइनस 4 मीटर, ये आ जाएगा। ये डी आ गया। डी बराबर होगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है। ऑप्टिकल पाथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, जरा इसको समझते हैं बेटा। ऑप्टिकल पाथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम। मतलब ऑप्टिकल पाथ किसमें डिफाइंड होता है? ऑप्टिकल पाथ एक लेंथ होता है जो किसमें डिफाइंड होता है, मीडियम में कि वैक्यूम में? तो पहले लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा, उसको ढंग से पढ़ो। ऑप्टिकल पाथ
ऑप्टिकल पाथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में मतलब वैक्यूम और एयर एक ही चीज होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है लाइट उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। सर लाइट तो कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वैक्यूम में तो लाइट चलता ही जाएगा, कुछ टाइम लिमिट दोगे कि नहीं? हाँ टाइम लिमिट देंगे। उतना ही टाइम लिमिट में, जितने टाइम लिमिट में किसी मीडियम में वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किसी मीडियम में जितने टाइम में वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने ही टाइम में जितना ये वैक्यूम में ट्रेवल कर लेगा, उतने ही टाइम में जितना ये वैक्यूम में ट्रेवल कर लेगा उस डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ किसमें डिफाइंड होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ऑप्टिकल पाथ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम in a same time interval in which it has traveled a distance x in a medium of refractive index mu, in a medium of refractive index mu। अच्छा ऑप्टिकल पाथ किसके लिए डिफाइन होता है? किसी मीडियम के लिए। अच्छा वो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है कि किसी मीडियम और उसके थिकनेस की प्रॉपर्टी है? किसी मीडियम और थिकनेस की प्रॉपर्टी है। मान लो मैं बोलता हूं कि ये वुड का बना हुआ है या ग्लास का बना हुआ, तो ग्लास के लिए ऑप्टिकल पाथ कॉमन नहीं होता। ग्लास के एक्स मोटाई के लिए अलग होगा, 2x मोटाई के लिए अलग होगा, टी मोटाई के लिए अलग होगा, वाई मोटाई के लिए अलग होगा। ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड फॉर अ मीडियम फॉर अ पर्टिकुलर थिकनेस। एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और उसका थिकनेस है एक्स, इसके लिए ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? तो लाइट एक्स डिस्टेंस को चलने में, इस म्यू मीडियम के एक्स डिस्टेंस को चलने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में जितना डिस्टेंस वैक्यूम में चल जाएगा उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। अच्छा विन अ सेम टाइम, तो हमें दोनों का क्या बराबर रखना है? दोनों मीडियम का क्या बराबर रखना है? टाइम। तो इसका टाइम बराबर उसका टाइम। इसका टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलो ऑप्टिकल पाथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल पाथ। बटा स्पीड c इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलो सर x, स्पीड बोलो सर v बाई म्यू, तो म्यू ऊपर चला जाएगा। स्पीड तो v बाई म्यू बोलोगे? हाँ सर वहां पे तो किसी मीडियम में स्पीड v बाई म्यू होगा। तो ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या आ जाएगा? तो किसी मीडियम के लिए जो ऑप्टिकल पाथ होता है, किसी मीडियम के एक्स डिस्टेंस के लिए, एक्स म्यू एक मिनट गलती कर दी मैंने। किसी मीडियम में जो स्पीड होता है वो क्या होगा? तो v होगा। तो मान लो कि इस मीडियम में स्पीड तुम्हारा v है, स्पीड v है, तो ये हो जाएगा x c बाई वी। अच्छा किसी भी मीडियम में जो स्पीड लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? स्पीड को लिखते हैं हम c बाई म्यू। तो c बाई म्यू लिखोगे तो c से c कट जाएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, x इंटू म्यू। तो किसी भी म्यू मीडियम के x डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल पाथ जो डिफाइन होता है वो x इंटू म्यू होता है। किसी भी, देखो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूं। कई बार क्या होता है कि कोई चीजें लिखा होता है ना तो इतना समझ नहीं आता, अगर सामने लिखा जाए तो ज्यादा फील आता है। तो ठीक है ज्यादा फील दिला देता हूं। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन एयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एयर, जो लाइट एयर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम ऑप्टिकल पाथ करते हैं। इन अ सेम टाइम एज इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू in a medium of refractive in a same time in a medium of refractive index mu of thickness x। मतलब किसी मीडियम के म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के x थिकनेस में चलने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम में जितना एयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो बोलो ऑप्टिकल पाथ इस मीडियम के लिए कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और x है, तो जितना टाइम इसमें चलने में लगता है उतना ही टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ऑप्टिकल पाथ बोलो क्या बोलोगे? तो टाइम बराबर कर दो सर, टाइम बराबर कर दो सर। तो t1 बराबर t2, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलो x, स्पीड इसका v बराबर इसका डिस्टेंस बोलो, तो ऑप्टिकल पाथ। स्पीड बोलो c, ऑप्टिकल पाथ बटा c। तो ऑप्टिकल पाथ यहाँ से क्या आ रहा? ऑप्टिकल पाथ आ रहा
इस मीडियम के लिए ऑप्टिकल पाथ आ रहा एक्स सी बाई वी, अच्छा वी क्या होता है सी बाई म्यू, इसको रखो सी बाई म्यू, तो म्यू इंटू एक्स आ जाएगा। तो एक्स डिस्टेंस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम का ऑप्टिकल पाथ क्या होता है एक्स इंटू म्यू, क्या होता है ऑप्टिकल पाथ एक्स इंटू म्यू। चलिए इधर देखिए, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास प्लेट। आओ थोड़ा सा रिफ्रैक्शन वाली चीजें हम पहले रिवाइज करा देते हैं, फिर तुम्हें सवाल कराते हैं। रिफ्रैक्शन वाली चीजें थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, रिवाइज करा लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन इन अ बाउंड्री ऑफ मीडियम। उस रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने ये लिया तुम्हारा बाउंड्री, समझ गया सर, ये हमने लिया बाउंड्री, अरे तू जा रही, ये लिया हमने बाउंड्री, अरे जा रही, ये लिया हमने बाउंड्री। इस बाउंड्री में ये मीडियम है म्यू1 और ये मीडियम है म्यू2, ये बाउंड्री। यहां पे लाइट बेटा इस तरीके से आके फॉल कर रहा है, इस पॉइंट पे लाइट आके इस पॉइंट पे फॉल किया। हम यहां पे लेते हैं एक नॉर्मल, हम यहां पे लेते हैं एक नॉर्मल। लाइट नॉर्मल से थीटा एंगल पे आया, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे आया। अब अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये मीडियम नहीं होता तो क्या यही वाला लाइट सीधा अपने इस पाथ को कंटिन्यू करता हुआ चला जाता? बहुत सुंदर बनाए हो, हाँ भाई, ड्राइंग मेरा हॉबी है, हॉबी यू नो, हॉबी ड्राइंग इज माई हॉबी, यू नो, ड्राइंग इज माई हॉबी। अगर मीडियम नहीं होता तो जिस लाइन पे चल रहा था वर्टिकल से, क्या उसी लाइन पे वर्टिकल से रिफ्लेक्ट कर जाता? हाँ। लेकिन मान लो कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, डेंसर है, और ये बेटा रेयरर है, रेयरर है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो जो इंसिडेंट रे होता है रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम से दूर जाता है, इधर जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। सर इस लाइन पे जाना चाहिए था, यहां चला गया तो डेविएशन होगा। तो ये डेल्टा बोलो क्या है? सर कितना आसानी से दिख रहा है, ये पूरा आर है, आर माइनस आई हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आर माइनस आई। अच्छा सर यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है तो क्या सारी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होता है। सर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कितने एंगल पे जाएगी? अब उतने एंगल पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता। ये बेटा रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या? रिफ्लेक्टेड रे। दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। अब एक चीज जो मैंने बताया था, इसका एंगल इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमेशा इसी फॉर्मेट में याद रखना, म्यू1 इंटू साइन आई बराबर म्यू2 इंटू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। और लिखने के लिए बोर्ड में एक और इसका कंसेप्ट है, इसका एक और पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। लिख लो। तो डेविएशन भी हो गया, रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया, नॉर्मल से बेंड हो रहा है, दूर जा रहा है, वो भी समझ में आ गया। नॉर्मल के पास कब आएगा? जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा। नॉर्मल से दूर जाएगा जब डेंसर से रेयरर में आएगा। हाँ, खत्म, ओके। अब इस पर एक बहुत खूबसूरत सवाल है, मैक्सिमम आपको, मैक्सिमम नहीं, जितने भी किताब बने ना सारे किताब में ये सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे ही जगह पे ये सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, देखो, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री। ये ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट अ ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री। इस ग्लास प्लेट पर लाइट रे स्ट्राइक किया 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री क्या है? इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा क्या नॉर्मल से 60 डिग्री पर ही जाएगा? हाँ, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ये नॉर्मल है, मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये तुम्हारा ऊपर एयर है, फ्रॉम एयर ना, ray of light strike a glass plate at an angle 60 degree. If the reflected and reflected rays are perpendicular to each other, the index of the reflected glass is the refractive index of refraction of glass is, glass का पूछा। तो सर ये लाइट ग्लास पे फॉल कर रहा है, कहाँ से? कुछ ना लिखा हो तो एयर मानते हैं, मीडियम का पता नहीं है तो क्या मानते हैं? एयर मानते हैं, ठीक है?
तो एयर है ऊपर और नीचे ग्लास है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेंसर है तो नॉर्मल के थोड़ा पास आएगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल। तो ठीक है, ओके। तो हमें म्यू की वैल्यू पूछी है, अब कैसे निकालोगे बोलो। एक बात बताओ, उसने बोला है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, और ये है बेटा रिफ्लेक्टेड, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। हाँ सर, ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि वर्टिकल जो लाइन है वो ये पूरा एंगल 180 होता है। 60 प्लस 90 प्लस आर बराबर 180। तो सही बात है, 90 और 60 150 उधर चला जाएगा, तो आर बराबर 180 माइनस 150 30 आ गया। मतलब ये निकाल लिया, इस हिंट से मैंने ये निकाल लिया, आर 30 डिग्री आ गया और आई 60 डिग्री है, तो हो गया। आर 30 डिग्री आ गया, तुम्हारा आई 60 डिग्री है, तो लिख लो ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 60 बराबर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है इंटू साइन 30। ओ भाई साहब, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू म्यू साइन 30 हो गया तेरा हाफ, 2 से 2 कट गया, म्यू बराबर √3, आंसर ही आ गया। म्यू बराबर √3, आंसर ही आ गया। सर गजब बात कर रहे हो। हाँ और क्या, मैं एकदम जोरदार ही बात करता हूं, कभी हल्की फुल्की बात तो मैं करता ही नहीं। देख सर, ये एक बार और समझा दोगे तो अच्छा लगेगा। आओ, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट अ ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री। ग्लास प्लेट पर, ग्लास प्लेट है ये, इसलिए इसको मैंने ऐसे घेर दिया, ग्लास प्लेट है, उस पर एक लाइट 60 डिग्री पर आया, ठीक है सर। उसमें लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। जो रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड है दोनों परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो सर इसका म्यू पूछा है। बेटा एक बात बताओ, ये 60 होगा, हमें पता चल गया कि हाँ ये 60 और ये 90, 150, तो ये 30 होना चाहिए, पता चल गया, मतलब आर पता चल गया। सर आर अगर पता चल गया, आई पता है, इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो स्नेल्स लॉ लेंगे 1 इंटू साइन 60 बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 और म्यू साइन 30 की वैल्यू होती हाफ, हाफ से हाफ कट गया, म्यू √3। दोबारा प्रूफ कर दिया रे चमन चोमूज, दोबारा प्रूफ कर दिया मैंने, देख ले। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 12 mm प्लेस्ड ऑन अ टेबल, लोअर सरफेस ऑफ द, ओके वेट अ मिनट, मिनट रे, हाँ ये मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कल बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा पीपीटी नीचे करी, रुक जो, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। अच्छा, स्नेल्स लॉ ना वेलोसिटी के टर्म्स में भी बनता है और वेवलेंथ के टर्म्स में भी बनता है, ये सब आपने नहीं बताया। स्नेल्स लॉ तो आपने म्यू और साइन एंगल के टर्म्स बताया। हाँ मेरी गलती है यार, ये तो आई एक्सेप्टेड। ये सर तो आपने बताया नहीं, इनसे फिर आके सवाल आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, बताओ यार, हमको कैसे पता चलेगा भाई। जब मैं बता देता हूँ तब तुम्हें पता चलता है डैश, तब भी नहीं चलता, तो फिर नहीं बताऊंगा तो भी नहीं चलेगा, तो बढ़िया ना बताऊं, क्यों अपना एनर्जी खर्च करूंगा। जब बता देता हूँ तो भी तो पता नहीं चलता, मुझे करना चाहिए, सुनो नहीं, आ जाइए। ये मीडियम है तुम्हारा 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसमें मीडियम की स्पीड है v1, इसमें वेवलेंथ है λ1, ठीक। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज v2 एंड वेवलेंथ इज λ2। अब मान लो यहां से नॉर्मल से एक लाइट आया ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका R है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड है। तो यहां पे जो आपने स्नेल्स लॉ लिखा था वो क्या लिखा था, स्नेल्स लॉ लिखा था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। तो क्या मैं साइन आर को नीचे ले आऊं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर बराबर μ2/μ1 भी लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो आप, ठीक होता है। अब हम जानते हैं v बराबर λ, देख कितना काम का है।
फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारा वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो क्या मैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ लिख सकता हूँ? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, v बराबर c बाई म्यू, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो जब नहीं जानते तो छोड़, कुछ नहीं जानता तो एक बात बता, तू ये जानता है म्यू इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है? सर ये भी हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानता है? v बराबर म्यू v बराबर c बाई म्यू होता है, c स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। v बराबर हिनट v बराबर क्या तू जानता है c बाई म्यू होता है? v बराबर c बाई म्यू होता है, जानता है क्या? चलिए ये जानता है क्या? हाँ, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू होता है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूँ v इंटू म्यू कॉन्स्टेंट होता है? हाँ सर, तो v1 म्यू1 बराबर v2 म्यू2 हो जाएगा। हाँ सर ये भी ठीक है। तो मुझे बता म्यू2 बाई म्यू1 कितना होगा? म्यू2 बाई म्यू1 होगा v1 बाई v2। v इंटू म्यू का प्रोडक्ट क्या रहता है? कॉन्स्टेंट होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या स्नेल्स लॉ में म्यू2 बाई म्यू1 को क्या लिखेंगे? म्यू2 बाई म्यू1 को लिखेंगे v1 बाई v2, इनवर्स रेशियो ऑफ है ना। ओके सर। अच्छा, वेवलेंथ के टर्म्स में आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम जानते हैं कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम कह सकते हो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो यहाँ पे क्या ये आ जाएगा तुम्हारा लेमडा 1 बाई लेमडा 2? हाँ, तो ये बेटा स्नेल्स लॉ ना कई बार क्रिएटिव सवाल बनाने के चक्कर में इसके टर्म्स में अप्लाई करना होता है। मतलब पहले मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई, दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर। साइन आई बाई साइन आर होता है म्यू2 बाई म्यू1 और v1 बाई v2 और लेमडा 1 बाई लेमडा 2। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इस पे सवाल कर लो। ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट रहे, देख एरो अंदर बना, इंसिडेंट रहे 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुमसे पूछा है, इस मीडियम में स्पीड है इतना, इस मीडियम में स्पीड है इतना, मजा आ जाएगा। साइन 60 डिग्री, साइन आई साइन 60 आई 60 बटा साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2 आएगा। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बटा 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये इससे कट जाएगा क्या? हाँ, साइन 60 होता है बेटा √3/2, तो √3/2 साइन आर को यहाँ ले जाए तो साइन आर निकालना है, साइन आर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 इससे कटेगा, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/√3 बचेगा। सर कैसे? अरे चौमन स्वामी, 3 को नीचे ले जाएगा तो √3/3 1/√3 आ जाएगा, तो आर बराबर आ गया। अब एग्जैक्ट 1 साइन आर 1/√3 नॉन वैल्यू नहीं है, तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, ये आंसर आ जाएगा। आर बराबर साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर है क्या बेटा? हाँ जी सरकार। इधर देखो, यहाँ पे एक ऐसे ही मैंने सवाल बनाया, कल भी कंसेप्ट मैंने समझाया था कि तुम म्यू इंटू साइन एंगल का फॉर्मूला किसी भी दो मीडियम में डायरेक्ट लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो इंटरफेस पे ही हमेशा लगता है। इंटरफेस पे लगाने का मतलब है जरूरी नहीं है कि यहीं पे लगेगा, इस मीडियम और इस मीडियम में, या इस मीडियम और इस मीडियम में, या इस मीडियम और इस मीडियम में, इस मीडियम और इस मीडियम, इंटरफेस पे नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मान लो कि ये थीटा है और एयर है, और ये अल्फा है और ये कोई और मीडियम है, तो यहाँ पे जब तुम लगाओगे ना, तो मान लो ये थीटा है और ये तुम्हारा R1 है, तो ये देखो वर्टिकल से R1, सेमी मीडियम में वर्टिकल से R1 बनेगा, तो ये तुम्हारा कुछ R2 आया तो ये R2 बनेगा, ये तुम्हारा R3 आया तो ये R3 बनेगा, और ये तुम्हारा कुछ अल्फा है। तो तुम डिफरेंट स्नेल्स लॉ में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तुम बताना सही है कि गलत। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन R1 इंटू म्यू1 बराबर
साइन R2 इंटू म्यू टू। चलो लिख सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूं साइन R3 इंटू म्यू थ्री बराबर साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि एयर में 1 था। क्या मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इंटू 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, बराबर म्यू टू इंटू साइन R2। तीनों सही लगाया मैंने, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें। उस पर बेस्ट एक सवाल है कि मान लो ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है। यहां से एक लाइट आया, अरे इंसिडेंट लाइट है ये ऐसे ही मान ले तू, चल ये यहां से लाइट आया, ये इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट एयर से ग्लास पे फॉल किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ई है उसका, ठीक है, ई पे है। अब वो लाइट इस ग्लास में गया, ग्लास में कुछ एंगल बना रहा होगा R1, तो ये R1 पे यहाँ पे इंसिडेंट, देखो ये स्ट्रेट लाइन में लाइट जाता है हमेशा। अगर ये वर्टिकल से R1 है तो यहाँ भी वर्टिकल से R1 होगा, और यहाँ पे इमर्जेंस करेगा 60 डिग्री से, तो फाइंड ई पूछा है, ई पूछा है, ई की वैल्यू क्या रही होगी। तो तुम यहां पे बोल सकते हो इसका मीडियम इंटू इसका एंगल, इसका मीडियम क्या एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसमें एंगल, यह तुम्हारा साइन 60 डिग्री इंटू 1, तो 1 से 1 कट गया, साइन ई बराबर साइन 60, तो ई 60 ही होगा ना। हाँ सर, मतलब सेमी मीडियम में जब रिफ्रैक्ट होता हुआ जाता है तो वर्टिकल से सेम एंगल बनाता है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये लाइट ऐसे जा रहा था तो इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन वर्टिकल से एकदम सेम है, देखो तो लाइट तो सर थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ तो लैटरली शिफ्ट हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा, लैटरली शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका वर्टिकल से एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये देखो मान लो कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 45 डिग्री, और यहां पे लाइट इस बाउंड्री पे रिफ्रैक्ट कर गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ सर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बताइए म्यू का, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए अगर ये एयर है तो। भाई सिंपल सवाल है, मैंने बोला कि एक म्यू वाले मीडियम में लाइट चल रहा और वो मीडियम से एयर में जब रिफ्रैक्ट किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एकदम 90 डिग्री, मतलब बाउंड्री के पैरेलल चला गया, तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रही होगी। स्नेल्स लॉ बहुत इजी है। आप क्या करोगे, इसका एंगल साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई, इसका एंगल साइन 45 डिग्री, इसका एंगल क्या है साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई म्यू बराबर साइन 90 इंटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन 90 भी 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, तो म्यू बराबर 1 अपॉन साइन 45, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा, तो म्यू बराबर आपका आ जाएगा √2। आंसर बहुत इजी है क्या। अच्छा, जब आप एरोप्लेन देखते हो, जब आपके गांव से एरोप्लेन जब जाता होगा युगांडा, इंडिया से युगांडा की फ्लाइट जब जाती है तो देखो ऊपर से हवाई जहाज आ रही है, हवाई जहाज, हवाई जहाज, बचपन में देखते हो भाग भाग के, अभी भी नीचे से ही देखा होगा तुमने, चढ़ा तो होगा नहीं हवाई जहाज, फोटो देखा होगा, फोटो अभी दिखाऊंगा, मैं हवाई जहाज पे गया हूँ तो मैं जानता हूँ, उसमें 2 पैरेलल सीट होती है, एयर होस्टेस होती है बहुत सारी, प्यास लगता है तो पानी भी पिलाती है एयर होस्टेस फ्री में, बाकी कुछ फ्री में नहीं देती, चाय कॉफ़ी भी बहुत महंगा होता है, मैं गया हूँ तो मैं जानता हूँ, तुम तो जानते नहीं होगे। तो ऊपर जब फ्लाइट चल रही होती, ध्यान सुनना, तो तुम्हें कहीं दिखी तो वास्तविकता में वही है कि उससे नीचे या उससे ऊपर है। सर जहां दिखी वही होगी, नहीं जहां दिखती वहां नहीं होगी, ये क्या सवाल है, जहां दिखेगी वही होगी ना, ना वो तुम्हें इमेज दिख रहा है, वहां पे वास्तविकता में नहीं है। मैं गया हूं तो मैं जानता हूं, मैं गया हूं ना तो मैं जानता हूं, जहां पे दिखता है वहां पे नहीं होता, तो कहां होगा। कहां होगा, सोच के बताओ, ऊपर या नीचे, सोचो, गेस कर लो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमने ये सोचा था, अब हम तुम्हें दिखाते हैं। अब जनरली क्या होता है, सर या तो एयर मीडियम ही है, सब जगह एयर एयर ही है, तो एयर में बैठ के एयर में चीज़ों को देखेंगे तो वहीं दिखाई देगा ना जहाँ पे होगा नहीं। अब समझने की कोशिश करो कि तुम ग्राउंड पे बैठो, ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड यहाँ है, ये ग्राउंड नहीं ना, ये ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे तुम यहाँ बैठो, ये राम लाल भूखा प्यासा,
और मैं यहाँ पे एरोप्लेन में जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़े, ओ माय गॉड हाउ मच ब्यूटीफुल एरोप्लेन इज। मैं तो खुश होऊंगा ना रे। ये मैं एरोप्लेन पे जा रहा हूँ, ऐसे चल रहा है एरोप्लेन। अब एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऊपर का जो मीडियम होता है ना, जनरली ऊपर का मीडियम बेटा रेयरर होता है थोड़ा। सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा, अरे यार तू कहाँ छूट गया रे। मतलब मैं कहना चाह रहा कि ऊपर का जो मीडियम होता है ना रेयरर होता है, मतलब ऊपर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कम है, और ग्राउंड में डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि लोअर डेंसिटी की चीजें ऊपर उठ जाती है। हाँ, लोअर डेंसिटी की चीजें क्या होती है, ऊपर उठ जाती है टाइम के साथ। हाँ, डेंसिटी अगर कम हो तो मीडियम, जब नहीं कहते हो कि लोअर डेंसिटी की चीज़ें ऊपर उठ जाती है, तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज़ें अपने आप ऊपर रहती है। मतलब जब हम बैठे होते हैं ना, तो ग्राउंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में ही कंपेयर करें तो जो ग्राउंड वाली एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, और जो हाइटेड एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। अच्छा, समझ गया। तो जो हाइटेड एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। ठीक है बेटा, क्या है, हाइटेड। ओके सर, समझ गया। ठीक है भाई, समझ गया। सॉरी थोड़ा कुछ अर्जेंट है। ठीक है, तो नीचे क्या है, डेंसर मीडियम होता है। अब हमें कोई भी चीज़ दिखती कैसी है, जब वहाँ से लाइट आती है। तो जब कोई भी लाइट, मतलब दिन में नॉर्मल सनलाइट इस पर फॉल करेगा और रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये जो लाइट इमिट करेगा मेरे आंखों में पहुँचेगा, हम देखेंगे, मतलब तुम्हारे आंखों में जो पहुँचेगा तुम देखोगे। तो लाइट, मान लो कि इमेज बनाने के लिए हम दो लाइट लेते हैं, एक सीधा, तो सीधी लाइट तो हम ऐसे लेंगे, ये ऐसे आएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, चाहे वो किसने भी डेंसर मीडियम में जाए, आई जीरो तो आर जीरो। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट ऐसे आएगा, रिफ्रैक्टेड लाइट ऐसे आएगा। और दूसरा एक ऑब्लिक रे लेंगे, ऑब्लिक रे यहाँ पहुँचा, मान लो नॉर्मल से वो एंगल बना रहा है। अब बताओ ये डेंसर मीडियम में आ रहा कि रेयरर में, तो तुम जहाँ बैठे हो ग्राउंड पे, वो रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में तो लाइट यहाँ पे नहीं जाके थोड़ा सा इस तरफ बेंड होगा। अब बेंड होगा तो ये सीधा गया और ये इधर गया। हाँ सर, तो क्या हमें ये कहीं कट करता हुआ दिखाई देगा, दोनों रिफ्रैक्टेड रे? नहीं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हम पता करेंगे कहाँ से आ रहा है, तो कहीं इस लाइन से आ रहा होगा। और ये देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से आ रहा है, तो कहीं इस लाइन से आ रहा होगा। क्या दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ कट करता हुआ दिखाई देगा? हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको एरोप्लेन दिखेगा। अब मान लो कि एरोप्लेन है तुम्हारा नीचे, ये इमेज बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट है, और उसका इमेज क्या बनेगा, ऊपर। मतलब तुम्हें दिख ऊपर रहा है, होता नीचे है। मतलब तुम जहां देख रहे हो उससे नीचे है वो। है ये सर, ऐसी बातें मत करो, हमको सर देख के चलना पड़ेगा, दिखेगा ऊपर टकरा जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, देख के चलना। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एयर में, जहां पे रेयरर मीडियम है, वहां पे जहां दिखता है उससे थोड़ा नीचे होता है। पर इमेज डायग्राम, रे डायग्राम बनाए भाई, ये पूरा बनाना है तुमको अच्छे से। ये रे डायग्राम तुमको बहुत अच्छे से बनाना है। अच्छा जी सरकार, बहुत अच्छे से रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, बनाना है। समझ गया सर, बिल्कुल अच्छा समझा। एक और बार बनाना है तो मैं एक और बार बना देता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, ये रेयरर मीडियम है, और इस बाउंड्री के बाद इधर है डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन के बाद जब इमेज बनाएंगे तो दो रे लेंगे, एक नॉर्मल जैसा हमेशा लेते हैं, नॉर्मल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, लाइट ऐसे आएगी। दूसरा एक ऑब्लिक लेंगे, टेढ़ा आएगा, टेढ़ा जब आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे कट करेंगे वो इमेज बनेगा, इधर तो कट करेंगे नहीं, तो इसको पीछे ले जाएंगे।
और इसको भी पीछे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कहीं कट गया तो इमेज ऊपर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट नीचे होता है, इमेज कहाँ बनता है, रेयरर में। रेयरर में ऊपर शिफ्ट हो जाता है इमेज। और वही अगर आप पानी में मछली को देख रहे हैं, आपने देखा कि पानी के अंदर फिश है, क्या भाई, पानी के अंदर फिश है। अब पानी के अंदर जो आप मछली देखते हो, पानी के अंदर जो आप मछली देखते हो, पानी के अंदर जो आप मछली देखते हो, तो मान लो ये फिश तुमने यहाँ पर देखा। अब वास्तविकता में फिश आप जहाँ देखते हो वही होती है कि उससे ऊपर होती है कि उससे नीचे होती है? आइए देखते हैं। फिश कहाँ है? पानी में। अब पानी में बेटा जो मीडियम होगा वो कैसा होगा सर? पानी में जो मीडियम होगा सर वो डेंसर मीडियम होगा, बिल्कुल। और मान लो तुम ऊपर बैठे हो नदिया किनारे, तो तुम कहाँ बैठे हो? एयर में, तो रेयरर है। हाँ सर। अब फिश से भी दो लाइन आएंगी, एक नॉर्मल एकदम सीधा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। एक आएगा बेटा तुम्हारा टेढ़ा, जो टेढ़ा रे आया मान लो यहाँ पे नॉर्मल से आई पे, वो और नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब ऐसे गिरेगा, ऐसे। थोड़ा सा और इधर लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो तुम, टेढ़ा रे ऑब्लिक रे यहाँ लेते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस लाइन पे नहीं जाएगा। किधर जाएगा सर? थोड़ा सा और नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, रेयरर में नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, इसको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुमने बोला ज़्यादा होगा, हाँ सर। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों कहाँ कट करते हुए दिखाई देगा? तो इसको पीछे ले जाओगे, इसको पीछे से देखोगे, यहाँ कट करते हुए दिखाई देगा। तो एक्चुअल में जो फिश का इमेज बनेगा, एक्चुअल में फिश का जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। मतलब डेंसर में चीज़ें आपको दिखाई पास देती है, होती दूर है। तो जहाँ दिखाई दे रहा है उससे नीचे है, उससे और दूर है। और रेयरर में जहाँ आपको दिखाई दे रहा है उससे नीचे है। डेंसर में कहाँ पे दिखाई दिया? डेंसर में सर हमें दिखाई ऊपर दिया, इमेज ऊपर बनता है। डेंसर में इमेज पास बनता है, रेयरर में दूर बनता है, ऐसे याद रखो। रेयरर में इमेज दूर बनता है, डेंसर में पास बनता है। रेयरर में इमेज दूर बनता है, डेंसर में पास बनता है, इतना याद रखो। रेयरर में इमेज दूर बनता है, डेंसर में पास बनता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ, तो कितना डिस्टेंस पे है और कितना डिस्टेंस पे दिख रहा है। रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। मान लो वही इमेज डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की बेटा डिस्टेंस है एक्चुअल में डी, डेप्थ है डी, इस मीडियम के अंदर। इस मीडियम के अंदर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसको म्यू ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ओबीजे, म्यू ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डेंसर मान लेता हूँ थोड़ा। हालांकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दोनों में चलेगा, लेकिन मान लेता हूँ। और यहाँ पे है ओबीआर ऑब्जर्वर, ओबीजे ऑब्जेक्ट, ओबीआर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। तो यहाँ से जो रे डायग्राम बनेगा वही मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, कोई खास बात नहीं। एक रे डायग्राम हम लेंगे एकदम नॉर्मल इंसिडेंट, आई जीरो तो आर जीरो इधर चला जाएगा, हाँ। दूसरा जो लेंगे वो यहाँ आएगा, हाँ सर कहीं यहाँ आएगा। यहाँ पे अगर मान लो ये आई एंगल पे आ रहा तो ये भी आई होगा क्या? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होता है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड होगा वो किधर जाएगा? सर नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, देखो इसके आंखों में पहुंचा, तो इसके आंखों में रे कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा? यहाँ से। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर, तो आप इसको भी यहाँ से नॉर्मल से इसको आर बोल सकते है ना, देखो ये आर बोल सकते। तो यहाँ पे आपका इमेज बना। अगर ये इमेज है तो क्या ये डेप्थ इसका डी अपरेंट है? हाँ, ये डी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बना है। अब इसको मुझे ड्राइव करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको ओ मानता हूँ, इसको मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ए बी ओ क्या ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए ओ बी बोल देता हूँ। देखो ए ओ बी, इसमें साइन आई को क्या लिख सकते हो सर? साइन आई को क्या लिख सकते? टैन आई को क्या लिख सकते हो? टैन आई को क्या लिख सकते हो सर? टैन आई को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ए बी, बेस डी, ए बी बाई डी। अच्छा, टैन आर को क्या लिख सकते हो सर? टैन आर कहाँ बन रही है? टैन आर सर इसमें कैसे देखे? टैन आर ये है आर पूरा, हाँ। तो ये आर बनेगा। देखो वर्टिकल से आर बना रहे तो ये आर बनेगा, हाँ ये आर बनेगा। इसको टैन आर को क्या लिख सकते हैं? टैन आर हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी बाई डी अपरेंट। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो टैन आई बटा टैन आर इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो तो ए बी से बी कट गया,
तो ऊपर चला जाएगा डी एपरेंट और नीचे हो जाएगा तुम्हारा डी। देखना भाई, ए बी बाई डी और ए बी बाई डी एपरेंट डिवाइड किया है दोनों को मैंने, ठीक है ना, दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, इन दोनों को ध्यान से देखो, डिवाइड किया सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो एंगल लेते हैं हम छोटा एंगल लेते हैं, छोटे एंगल पे साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होता है, तो इसको मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन आई बाई साइन आर। और साइन आई बाई साइन आर क्या होता है सर, म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ पे मैंने साइन आई लिया है बटा साइन आर, तो ये म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, तो ये होगा डी एपरेंट बटा डी बराबर म्यू ऑब्जर्वर ओ बी आर बटा ओ बी जे बटा म्यू ओ बी जे, ओ बी आर बटा ओ बी जे, ये ड्राइव हो गई। तो यहाँ से डी एपरेंट हमें निकालना था, तो डी एपरेंट बराबर क्या होगा, डी एपरेंट बराबर क्या होगा, डी एपरेंट में डी इधर ले जाओ, तो डी एपरेंट बराबर डी, डी नीचे म्यू ऑब्जेक्ट बटा म्यू ऑब्जर्वर। ये क्या लिख रहे हो सर, ये मैं एक जोरदार चीज़ लिख रहा हूँ। एक्चुअल में देख भाई, टीचर वही है जिसने 50 सवाल सॉल्व करके चीज़ों को आसान फॉर्मेट में याद रखना समझना बता दे, नहीं तो चीज़ें तो बहुत सारी होती है। अब चीज़ें एक दो थोड़ी ना होती है, चीज़ें तो बहुत सारी होती है। हाँ सर, चीज़ें तो बहुत सारी होती है, फार्मूला तो बस फार्मूला होता है। मैं ये भी बता सकता था डी एपरेंट बराबर डी म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे सवाल नहीं होंगे अच्छे अच्छे और आसानी से नहीं होंगे। ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ मैंने ड्राइव किया, अब मैं बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। देखो, तुम्हें एपरेंट डेप्थ निकालना है। एपरेंट डेप्थ कौन देखेगा सर, ऑब्जर्वर देखेगा। तो एपरेंट डेप्थ बटा म्यू ऑब्जर्वर ओ बी आर बराबर डी रियल किसका सर, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑब्जेक्ट, मतलब देखने वाला और देखने वाला जिस मीडियम में है, जो देखेगा ऑब्जर्वर जो देखेगा और जहां से देखेगा बराबर ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसका रियल डेप्थ और जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब जादू देखो, इससे एकदम फटाफट सवाल कैसे होते हैं। सवाल देखो, ये सवाल है, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 12 mm। ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 12 mm है, ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 12 mm है, ठीक है, तो ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, द लोअर सरफेस ऑफ द स्लैब हैज अ ब्लैक स्पॉट। इसको टेबल पे रखा है, लोअर सरफेस जो है उस पर एक ब्लैक स्पॉट है, देखो ये ब्लैक स्पॉट है ग्लास के अंदर, ये ग्लास है भाई, ग्लास के लोअर सरफेस पर ये ब्लैक स्पॉट है। तो ब्लैक बनाओ, फिर कैसे दिखेगा, बोर्ड भी ब्लैक है। लोअर सरफेस ऑफ द स्लैब इज ब्लैक स्पॉट एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द अपर सरफेस विल द स्टॉप अपीयर व्हेन व्यूअर इज फ्रॉम अबव। अब व्यूअर तो तुम्हारा यहाँ है, व्यूअर तो ऊपर से दिख रहा है, ग्लास स्लैब रखा है, ग्लास स्लैब के नीचे एक काला धब्बा है और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर कितने डेप्थ पे दिखेगा। तो एग्जैक्टली अगर मोटाई 12 mm है ग्लास की, तो ऑब्जर्वर को 12 mm नीचे नहीं दिखाई देगा, फिर कितना दिखाई देगा, डेंसर में इमेज थोड़ा ऊपर बनता है, पतला दिखाई देगा। हाँ सर, करके दिखाओ फिर। अच्छा, तुम ऐसा कभी ऑब्जर्व किए हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई टेबल होगा, जैसे स्टडी टेबल होता है, स्टडी टेबल नहीं मतलब वो वाली टेबल होती है, क्या वाली, खाने वाली, डिनर टेबल है, हमारे घर में कुछ ऐसा डिनर टेबल टाइप कुछ है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे डिनर टेबल के ऊपर ग्लास रखा है, तो ग्लास को ऊपर से देखोगे तो तुमको दिखाई देगा टेबल थोड़ा मतलब टेबल का लोअर सरफेस थोड़ा ऊपर है, साइड से देखोगे तो नीचे दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्लास की जो थिकनेस है ऊपर से देखने पर पतली दिखाई देगी। हाँ, क्यों? क्योंकि डेंसर वाली चीजें थोड़ी ऊपर इमेज बना लेती है। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है वो ऊपर दिखाई देगा, कितना बड़ा आराम से निकाल सकते हो। इसको जो दिखाई देगा एपरेंट बटा इस जो मीडियम में वो एयर है, बराबर बराबर एक्चुअल में है 12 mm और जहां पे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 3/2, ये 3/2। तो 3 से 12 काटोगे 4, 2 ऊपर चला जाएगा 8 mm ही दिखेगा इसको। आंसर खत्म। सवाल देख लो कितनी रफ्तार में कर दिया। और यकीन मानो कि मैंने बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं पहली बार पढ़ाया था या मैं खुद सवाल करता तो मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कंफ्यूजिंग है लगाना। एक बार तो तुम रट के लगा लोगे लेकिन बार बार नहीं लगा पाओगे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल में और कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैंने एक रामबान इलाज ढूंढ दिया तुम्हारे लिए। ऑब्जर्वर को जो दिखेगा वो एपरेंट डेप्थ बटा ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका एक्चुअल डेप्थ बटा ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एकदम मैच कर रहा है चीजें। अब यहां पे देखो सवाल, मजा आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल सरफेस ऑफ द लेक ऑफ वाटर, द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल एट द सरफेस ऑफ द लेक ऑफ वाटर इज, लेक ऑफ वाटर फ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही 24। मतलब एक पोल है एट द सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक पे पोल है 24 सेंटीमीटर का, ठीक है
24 सेंटीमीटर का पोल है, समझ गया सर, 24 सेंटीमीटर का पोल है, ओके। देन टू एन अंडर वाटर फिश जस्ट बिलो द वाटर सरफेस द टिप ऑफ द पोल अपीयर टू बी, देन टू एन अंडर वाटर फिश, टू एन अंडर वाटर फिश मतलब टू एन अंडर वाटर फिश जस्ट बिलो द वाटर सरफेस द टिप ऑफ द पोल अपीयर टू, मतलब यहां पे एक अंदर में फिश है जस्ट वाटर सरफेस के अंदर, उसको पोल कितने हाइट पे दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहां पे इमेज कहां बनता है ऊपर, मतलब 24 से ज्यादा दिखाई देगा, मतलब 18 गलत 24 गलत, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। भाई कंसेप्ट फील कराया है, फायदा तो उठा। हाँ सर, फिश ऑब्जर्वर जो देखेगा एपरेंट बटा ऑब्जर्वर की रिफ्रैक्टिव से बता क्या 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल में जिस मीडियम में है उसका एक्चुअल डेप्थ 24 सेंटीमीटर और वो एयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 4/3 यहां चला जाएगा, 24 गुना 4/3, 8 3 24, 8 8 चौक 32, 32 आंसर। बता बनना, मजा आ गया। रियल एंड अपरेंट है, यही तो पढ़ा है भाई, रियल एंड अपरेंट डेप्थ तो पढ़ा, और क्या पढ़ा है मैंने। इधर देखो भाई, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है एयर में, ऑब्जर्वर है एयर में और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहां से कितने डेप्थ पर उसको दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ आपसे पूछा है, अपरेंट डेप्थ सीन बाय द ऑब्जर्वर, अपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कितना हो जाएगा, तो भाई ऑब्जर्वर को मतलब एक्चुअल में डेप्थ मतलब ऑब्जर्वर कितना नीचे है, तो डी रियल कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4। क्यों भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से हम इसका रियल डेप्थ देख रहे हैं, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4। रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ है h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4। बता भाई रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ है h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, रियल डेप्थ है। मजा आ गया। हाँ रियल डेप्थ है h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, रियल डेप्थ है। अपरेंट डेप्थ क्या होगा, बड़ा आसान, ऑब्जर्वर जो देखेगा अपरेंट बटा ऑब्जर्वर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, तो यार और यहां से जो देख रहा है वो देख रहा है रियल डेप्थ h1 जो डिस्टेंस है वो किस मीडियम में μ1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3 प्लस h4 बाई μ4, खत्म। तो रियल डेप्थ है तुम्हारा h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, रियल डेप्थ ही आएगा, सबका सम रियल डेप्थ आएगा। और अपरेंट डेप्थ क्या आ गया, h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3 प्लस h4 μ4। बोलो मजा आया क्या। अब मान लो कि यहां पे एयर में एक ऑब्जर्वर है, वहां से 5 मीटर बाद एक कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, मतलब मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और उसका लेंथ है 6 मीटर, और एक और 6 मीटर का दूसरा मीडियम है, इनफैक्ट मैं इसको बोल देता हूं मीडियम 2 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वर भाई साहब देखेंगे, डी अपरेंट कितना दिखाई देगा ऑब्जर्वर भाई साहब को। डी रियल क्या हो जाएगा सर, डी रियल में अगर देखोगे एक्चुअल में डिस्टेंस देखोगे कि वास्तविकता में कितने ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस पे, तो 6 प्लस 6 प्लस 5, 6 6 12, 12 5 17 मीटर, सही बोल रहा हूँ, 6 6 12 5 6 हाँ 17 मीटर पे, मतलब वास्तविकता में ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये मीडियम की मोटाई 6 मीटर, ये मीडियम की मोटाई 6 मीटर और एयर है, यहाँ पे एयर है, ये एयर मीडियम है, उसी में ये ऑब्जर्वर रखा है, वही में ऑब्जर्वर है। लेकिन ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा भाई साहब, ये बहुत अच्छे सवालों में से आता है ऑप्टिक्स के, लेकिन एक लाइन में आंसर निकालना सिखा दिया मैंने तुम्हें। क्या ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वो अपरेंट डेप्थ जो देख रहा है वो कहां से देख रहा है, एयर से, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बराबर। अब ये डिस्टेंस वो देखेगा, हाँ ये डिस्टेंस किस में, एयर में, तो 1 ही आएगा, प्लस ये डिस्टेंस देखेगा 6 मीटर किस मीडियम में, तो 6 मीटर जो लेंथ है वो किस मीडियम में 2, प्लस ये 6 मीटर किस में 3/2, तो आ जाएगा 5 प्लस ये हो गया कट के 3 प्लस 3 दूना 6 और 2 दूना 4 4, तो तुम्हारा हो जाएगा 5 3 8 4 12 मीटर, ये अपरेंट डेप्थ हो गया आंसर। कितना आसान बना दिया मैंने, सोचो कितना आसान बना दिया भाई साहब, बहुत इजी, बहुत बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट देखो, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश सीन बाय बर्ड,
तो भाई बर्ड खुद ही है D1 ऊंचाई एयर में, मतलब यहां पे है वर्ड, देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पे है बेटा बर्ड और यहां पे है आपका फिश, यहां पे है फिश, यहां पे फिश, देखो यहां पे फिश, यहां पे बर्ड। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, तो बर्ड कितना डिस्टेंस पे देखेगा, तो बर्ड जिस मीडियम में है, बर्ड जिस मीडियम में है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, बर्ड जिस मीडियम में है वो एयर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी, और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होती है। तो उसको कितने डिस्टेंस पर फिक्स दिखाई देगा, मतलब बर्ड जब देखेगा तो उसको कितने डिस्टेंस पर फिक्स दिखाई देगा, है ना। एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, तो D1 मतलब एपरेंट डेप्थ कौन देखेगा, बर्ड, तो D एपरेंट सीन बाय बर्ड, सीन बाय बर्ड, तो जो देख रहा है वो कौन है, बर्ड, तो बर्ड जिस मीडियम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बराबर पहला डिस्टेंस वो क्या देख रहा है, D1 देख रहा है डिस्टेंस, मतलब ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वो जो एपरेंट डेप्थ देखेगा वो एपरेंट डेप्थ बटा ऑब्जर्वर की मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख लिया। D1 कहां है सर, D1 तो एयर में है, तो D1 बटा 1 प्लस D2 बटा 4/3 ये आएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सर। तो D एपरेंट सीन बाय द बर्ड, D एपरेंट ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, ऑफ फिश सीन बाय बर्ड बराबर D1 प्लस 3D2/4 ये आएगा। समझना एक चीज कि बर्ड एयर में है तो एयर वाली डिस्टेंस तो एज इट इज देखेगा ना, तो सही बात है, बर्ड जो देख रहा होगा तो एयर वाली डिस्टेंस D1 तो एज इट इज देखेगा, और ये डिस्टेंस D2 बटा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो हो गया, कितना इजी है, सही तो है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाई फिश क्या होगा, तो भाई फिश ऑब्जर्वर है तो वो D2 तो पूरा का वही देखेगा, D2 प्लस D1 बाई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी वो, ना 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 ना, अब इसमें तो देखो अब यही कह रहा हूं कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चा गलती करता है। सुनो, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाई फिश, तो फिश यहां पे बैठा तो फिश की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी 4/3, तो डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस D2 डिवाइडेड बाई 4/3, हाँ कि ना, हाँ सर। D1 जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले में अगर 4/3 को कॉमन ले जाके आप एक काम करो, हर तरफ 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4/3 से 4/3 कट गया, यहाँ 4/3 से 4/3 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/3। तो ये जो आंसर होगा आपका, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर आ रहा, डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाई फिश, वो जाएगा D2 4D1/3, 4/3 से मल्टीप्लाई, D2 प्लस 4D1/3, ये आंसर आएगा आपका। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। एक बड़ा फेमस सवाल पूछते हैं इस पे कि ग्लास प्लेट है, ग्लास है, और ग्लास से जब मैंने इस तरफ से देखा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया 4 सेंटीमीटर पे, मतलब दिखाई दिया 4 सेंटीमीटर, मतलब एपरेंट डेप्थ इसका 4 सेंटीमीटर दिखा इधर से, लेफ्ट साइड से जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा तो उस ग्लास में एक ब्लैक स्पॉट था, समझ लो ब्लैक स्पॉट था, जो डी एपरेंट दिखाई दिया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और जब ऑब्जर्वर राइट साइड से देखा, ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जर्वर 1 है, ऑब्जर्वर 1 को दिखा एपियर्स अ ब्लैक स्पॉट एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्वर ये जब देख रहा है, ये भी एयर में है, ऑब्जर्वर 2 उसने देखा कि ब्लैक स्पॉट 3 सेंटीमीटर में है, मतलब एपरेंट डी एपरेंट। तो एक्चुअल में रियल थिकनेस ऑफ ग्लास क्या होगी, रियल थिकनेस ऑफ ग्लास, एक्चुअल थिकनेस ऑफ ग्लास क्या होगी, एपरेंट डेप्थ ऑफ ए स्पॉट, एपरेंट डेप्थ ऑफ स्पॉट seen by observer 1 is 4 centimeter, and as seen by observer 2 is 4
ऑब्जर्वर 2 इट्स एपियर एट 3 सेंटीमीटर, तो उसको दिखा 3 सेंटीमीटर, तो एपरेंट है। तो रियल डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ क्या होगा? तो भाई सबसे पहले ये एपरेंट दिख रहा, यहां पे ब्लैक स्पॉट है, तो ब्लैक स्पॉट एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पर, ये D1 हो गया, एक्चुअल में ये कितने डिस्टेंस पे, D2 हो गया। तो रियल डेप्थ कितना है वो हम निकाल लेते हैं। इसको दिखा क्या, इसको दिखा 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जर्वर 1 को दिखा ये 4 सेंटीमीटर, कहां से, एयर से, लेकिन ये एक्चुअल में है D1, कहां पे, ग्लास में, रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3, ये हो जाएगा। तो D1 आ जाएगा बेटा 4 × 4/3, मानते हो ये बात? हाँ, 16/3 आएगा। ओके सर, इसको दिखा 3 सेंटीमीटर, मतलब एपरेंट 3 सेंटीमीटर, कहां से, एयर से, बराबर है कितना, D2 डिवाइडेड बाई ग्लास से देख रहा, ग्लास में है D2 मतलब 4/3, ये जाएगा 4/3 में 4/3 को 3 से मतलब 3 कट जाएगा, 4 आएगा, ये D2 4 आएगा। तो जो रियल डेप्थ होगा, जो रियल डेप्थ होगा, रियल डेप्थ वो तुम्हारा आएगा D1 + D2, तो ये हो जाएगा 4 + 16/3, ये आंसर। क्या आपको समझ में आई ये चीज? फील आई भाई साहब, थोड़ा फील आया? अब यहां पे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन अ रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन अ रिफ्रैक्शन, देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन। अब एक बात समझिएगा प्लीज, बात समझिएगा प्लीज। मान लीजिए कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू OBR बोल देते हैं, OBR फॉर ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल देते हैं म्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये डेंसर मीडियम है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। अब जरा देखना, मतलब इमेज तो उसी मीडियम में बनेगा ना, रिफ्रैक्शन से इमेज तो उसी मीडियम में बनेगा। हाँ सर, इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट चला इस तरफ पैरेलल टू द इंटरफेस, ठीक है, तो भाई ये तो उतनी डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, हाँ पैरेलल जा रहा है, और ये तुम्हारा इमेज है, ये इधर जाए, जब शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू इंटरफेस, पैरेलल टू इंटरफेस या बाउंड्री बोल देता हूं, बाउंड्री, पैरेलल टू इंटरफेस या मैं बाउंड्री बोल देता हूं। तो बाउंड्री या इंटरफेस के पैरेलल जब चल रहा होगा, बाउंड्री या इंटरफेस के पैरेलल जब चल रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बाउंड्री और इंटरफेस के जब पैरेलल चल रहा होगा, उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम आएगा। सर क्यों आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम? क्योंकि देखो अब एक्चुअल में हमें ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता हुआ, इमेज शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है ना। अब मान लो कि भाई ये इस लाइन पे यहां से चल के यहां पहुंचा, तो भाई इमेज भी यहां से चल के यहां पहुंचेगा, ये तो सेम ही डिस्टेंस आगे शिफ्ट करेगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे ही तो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ इमेज होता, तो जितना ये चला है उतना ये चला है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। क्या समझ में आ रहा कंसेप्ट में क्या कह रहा हूँ? हाँ सर ये चीज तो ठीक है, जब वो पैरेलल चल रहा होगा तब के लिए तो सही है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ चल रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब बाउंड्री की तरफ, तो वेलोसिटी भी बाउंड्री की तरफ, इमेज भी बाउंड्री की तरफ, कुछ VI से जाएगा। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसकी रियल डेप्थ है D और ये होगा अपरेंट डेप्थ। क्लियर है क्या? हाँ, तो रियल डेप्थ जिस रेट से कम हो रहा होगा उसको हम VO बोलेंगे, या रियल डेप्थ जिस रेट से कम हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, उसको VA बोलेंगे। अपरेंट डेप्थ जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उसको हम
वीडी बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ मतलब उसको वीआई बोलेंगे। एपरेंट डेप्थ जिस रेट से चेंज हो रहा होगा। डी एपरेंट हम फॉर्मूला जानते हैं, इफ है यहां पे लिखता हूं फिर, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स बाउंड्री, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स बाउंड्री, अगर ऑब्जेक्ट बाउंड्री की तरफ चल रहा है, ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है, बाउंड्री की तरफ चल रहा है, तो हम जानते हैं डी एपरेंट बटा म्यू ऑब्जर्वर, भाई इमेज देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर साहब देख रहे हैं, बराबर डी रियल बटा म्यू ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आएगा। हाँ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बटा म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू जिस ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा, खत्म। चलो तो बहुत ईजी। हाँ, और डायरेक्शन सेम, बाउंड्री की तरफ तो ये बाउंड्री की तरफ जाएगा, खत्म हो गया। तो यहां पे जो जिस तरीके से आप एपरेंट डेप्थ निकाल रहे थे, तो क्या कहते हैं, हाँ, जिस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, क्या उसी तरीके से यहां भी ये चीजें कैलकुलेट हो रही है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो रही है। हाँ, वेलोसिटी भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगी। आइए सवाल करके देखते हैं, मान लीजिए कि यहां पे एक ऑब्जर्वर भाई साहब बैठे हैं, कौन बैठे हैं, ऑब्जर्वर बैठे हैं, और यहां पे एक फिश है, और ये फिश इस तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा, फिश है ये, वेलोसिटी ऑफ फिश इज 10 मीटर पर सेकेंड इन वाटर, मतलब फिश तो पानी में रहेगी, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वाटर के अंदर फिश है और ये एयर में भाई साहब है, और ये फिश इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ फिश है, तो इस ऑब्जर्वर को कितने स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगी, बस ये सवाल है। बताओ, ये तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं भाई। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे चीज़ें, हम थ्योरी पढ़ते तो हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल लगे। बताओ क्या होगा, तो सर 1 मिनट करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, करिए बिल्कुल करिए। तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगा एज सीन बाई ऑब्जर्वर, वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि बाउंड्री के लॉन्ग चल रहा है। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे एक्चुअल में फिश है, उसका इमेज यहाँ बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो इमेज यहां पहुंचेगा, उसकी रफ्तार सेम होगी, उसकी रफ्तार बिल्कुल सेम होगी, हाँ कि ना, उसकी रफ्तार बिल्कुल सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। लेकिन अगर वो बाउंड्री की तरफ चलता है, अब मान लो यही फिश भाई साहब है और ये 30 मीटर पर सेकेंड से फिश चल रहा है, अब आएगा मजा। वाटर में जो फिश है वो 30 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, और ऑब्जर्वर भाई साहब यहां है ग्लास मीडियम में है, हाँ एयर में, चल अभी रहने देता हूं, एयर में। अब ऑब्जर्वर इस फिश की रफ्तार क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाई ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाई ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाई ऑब्जर्वर। जो फिश की रफ्तार है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो सुनिए, वेलोसिटी ऑफ फिश एपरेंट वेलोसिटी बटा एयर की रिफ्रैक्टिव 1 बराबर 30 बटा इसकी रिफ्रैक्टिव वाटर की 4/3। वाटर की रिफ्रैक्टिव कितना होता है, जनरल 4/3 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक बोल रहा हूं क्या, हाँ
ठीक बोल रहा हूँ, मैं कुछ और देख रहा था, ठीक बोल रहा हूँ, एकदम ठीक बोल रहा हूँ। 90/4 मीटर पर सेकंड से ऑब्जर्वर को फिश चलता हुआ दिखाई देगा। 90/4 मीटर पर सेकंड से ऑब्जर्वर को फिश चलता हुआ दिखाई देगा। ये सिंपल सी कहानी है, इसको आपको समझना है। तो इस पर अपनी 2-3 सवाल और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, घबराने वाली बात नहीं, 2-3 सवाल और प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। सर वैसे तो रिफ्लेक्ट होता ही है मिरर से नहीं, बाउंड्री से भी सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस केस को हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन हो सकता है लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो जिस मीडियम में लाइट गया था वो रेयरर था कि डेंसर? वो रेयरर रहा होगा, क्योंकि डेंसर में पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉट पॉसिबल, समझना जरा, नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। क्यों नहीं है पॉसिबल? जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो क्यों नहीं है पॉसिबल? जरा इसको समझते हैं, क्यों नहीं है साहब पॉसिबल? ये इसलिए बेटा पॉसिबल नहीं है कि मान लो कि ये तुम्हारा रेयरर है और यहां से नॉर्मल पे एक इंसिडेंट लाइट आया थीटा एंगल पे। अब नॉर्मल पे जो ये लाइट इंसिडेंट किया है, रिफ्रैक्शन के बाद डेंसर मीडियम में गया, तो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कम। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा कम ही होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ आर। हाँ सर आर होगा। अब मान लो थीटा 40 है तो ये क्या होगा? 30। थीटा को 50 करोगे तो ये होगा 40, थीटा को 60 करोगे तो ये होगा 50, थीटा को 80 करोगे तो 70 ही होगा। थीटा को एकदम ग्रेजिंग इंसिडेंट कर दोगे, एकदम थीटा नॉर्मल से 90 डिग्री बनाएगा, तो यहां पे रिफ्रैक्शन 90 से कम कहीं 85 पर होगा। मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। रिफ्रैक्शन मस्ट अकर, रिफ्रैक्शन मस्ट अकर, क्योंकि लाइट नॉर्मल के पास चला गया तो रिफ्रैक्शन होना ही होना है। सर रेयरर में क्या होता है? रेयरर में अगर मान लो कि डेंसर से रेयरर में जाता है तो रेयरर में नॉर्मल से दूर जाता है। ये 30 तो ये 40, ये 30 तो ये 40, जब ये 40 तो 50, जब ये 60 तो 70, जब ये 70 तो 80, जब ये 80 तो वो 90 मतलब ये बाउंड्री के लॉन्ग चला गया, पूरा क्रिटिकल कंडीशन आ गया। समझ रहे हो? देखो बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलो, बताता हूं नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज पे आओ। ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में जब लाइट जाएगा, मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये डेंसर है और ये बेटा आपका रेयरर है। अब ये हमने बनाया नॉर्मल, और यहां पे लाइट इंसिडेंट क्या है? ये एंगल ऑफ आई इंसिडेंट आई है, तो जो रिफ्रैक्शन होगा इस आई से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये रेयरर में जो रे होता है दूर जाता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊं क्या आर बढ़ेगा? हाँ। अब मान लो कि आई मैंने ये रखा, थोड़ा सा आई मैंने बढ़ाया तो थोड़ा सा आर बढ़ेगा, थोड़ा सा और आर बढ़ेगा, थोड़ा सा और आई मैंने बढ़ाया, थोड़ा सा और मैंने आई बढ़ाया तो थोड़ा सा और आर बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। थोड़ा सा और मैंने आई बढ़ाया, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब लाइट पूरा 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब देखो वैसे भी हम जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है μ2 बाई μ1। अब दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो μ1 μ2 सेट करोगे तो μ1 μ2 हो ही रह जाएगा। अब जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, अब आई से ज्यादा ही है आर, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है तो रेयरर मीडियम एंगल ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे ये नॉर्मल से दूर जाता जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। एक ऐसा केस आएगा जब एकदम नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। एंगल एट विच, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच इंसिडेंट
at which angle of refraction becomes 90 degree, that angle of incident called critical angle, that angle of incident called critical angle, and this phenomena is called, होना तो चाहिए था रिफ्रैक्शन, लेकिन क्या हो गया, अच्छा इससे भी आई बड़ा होगा तो क्या होगा, इससे भी आई अगर बड़ा करोगे तो सारा का सारा रे पहले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, जब डेंसर से लाइट कहाँ जाएगा, रेयरर में जाएगा। ये कब होगा, ये तभी और सिर्फ तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा। ये सिर्फ तभी और तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा। ओके सर, ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो क्या ये रे इधर चला जाएगा? हाँ। अब बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है। अगर इसका मीडियम जहाँ से लाइट गया है उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये है μ2, तो बताइए इसमें रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन बड़ा आसान है, ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो पड़ा 90 डिग्री हो गया, तो इसी को जस्ट क्रिटिकल केस कहते हैं। अगर इससे एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा हुआ तो पूरा का पूरा रे पहले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। इस फिनोमेना को कहते हैं TIR। तो TIR में जो क्रिटिकल एंगल है sin IC इंटू μ1 बराबर μ2 इंटू साइन 90। हाँ, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसकी एंगल, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसका एंगल। तो μ1 इंटू साइन IC बराबर μ2 इंटू साइन 91 हो जाएगा। तो साइन IC बराबर आपका आएगा μ2 बटा μ1, जिस मीडियम में लाइट गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा जिस मीडियम से जा रहा है। बड़ा सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्मूला। अच्छा, μ2 बाई μ1 को क्या हम v1 बाई v2 भी लिख सकते हैं, या मैं λ1 बाई λ2 भी लिख सकते हैं? हाँ सर। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। बहुत खूबसूरत और एकदम एक्सपेंडेड ब्यूटीफुल फॉर्मूला। क्या है बताओ? साइन IC बराबर μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। दिस इज द ब्यूटीफुल, इज द रिलेशन, इज द। अच्छा, अगर किसी मीडियम से एयर में गया, इफ लाइट मूव्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एयर, तो वह एयर में गया, तो एयर में μ1 तुम्हारा मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का हो जाएगा μ, और एयर में गया तो μ2 हो जाएगा आपका 1। यस सर, μ2 हो जाएगा आपका 1। तो यहां से आएगा आपका साइन IC बराबर μ2 1 हो गया तो 1/μ, ये रिलेशन आएगा अगर किसी मीडियम से एयर में गया है तो। नहीं तो किसी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में गया है तो साइन IC बटा μ2। अच्छा, ये चीज तभी पॉसिबल है। अच्छा, इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करता हूं। देख, ये तूने रिलेशन लिखा, अब ये तभी पॉसिबल है जब μ1 बड़ा हो। क्यों? क्योंकि साइन क्रिटिकल एंगल मतलब साइन IC बटा μ2 बटा μ1 है। अगर μ2 ज्यादा होगा, मतलब तूने कोई रिलेशन निकाला तो तू देख के बता सकता है ये वाली रिलेशन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा μ1 ज्यादा हो, मतलब पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। क्योंकि ये ज्यादा है तो छोटा बटा ज्यादा करोगे तब 1 से छोटा आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी ही होती है। एक मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे छोटी होगी। तो क्रिटिकल एंगल साइन IC बराबर μ2 बाई μ1 है, तो μ1 ज्यादा ही होना चाहिए। μ1 क्या होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्डेड पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर लाइव ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।